हेलो व्यूअर्स। लास्ट क्लासेस में हमने ऑक्सो एसिड्स कवर किए थे जिसमें मेनली सल्फर और फास्फोरस को कवर किया था। आज की क्लास में हम मिसलेनियस टाइप उठाएंगे यानी कि विविध प्रकार के ऑक्सो एसिड्स, और थोड़े से ऑक्सो एसिड्स हैलोजन की भी देखेंगे क्योंकि उस ग्रुप के ऑक्सो एसिड्स पे हमने फोकस नहीं किया था। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ किस तरीके से वेरी करती है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, यानी कि मेनली इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन रख रहा हूँ जिसमें कि हमारे पिछले क्लासेस के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना ऑक्सो एसिड चल ही रहा है। ऑक्सो एसिड्स में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसमें कि हम लोग सल्फर और फास्फोरस की ऑक्सो एसिड्स को मेजरली कवर कर चुके हैं। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, नाम लिख देता हूं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। अब इसे सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये है क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से कवर होंगे। थियोरेटिकल पेपर आता तो स्ट्रक्चर पूछ लेता, फॉर्मूला पूछ लेता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है हमारे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, तो बॉन्ड देखना है तो स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, तो फिर हमें स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। और एसिड है तो एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं जो कि है बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? तो ये कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए केवल एक ही स्टैंडर्ड है, वो है इनका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे को केवल नाम गिवन है, तो नाम से नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो। तो फर्स्ट क्लास में याद करो जब मैंने आपको रूल्स बताए थे नेमिंग के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वहां पे उसके नाम के आगे सफिक्स में एक एसिड जुड़ जाता है। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इस ऑक्सो एसिड का जो सेंट्रल एटम होगा वो कहीं ना कहीं फास्फोरस होगा। और फास्फोरस क्या है? ग्रुप 15 का एलिमेंट है। और ग्रुप 15 बोले तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एसिड हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस कितनी है? +5। तो यहाँ पे जो एसिड होगा वो होगा H3PO4। ठीक, तो ये क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब मैंने बताया था किसी भी एक एसिड में से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वाया डिहाइड्रेशन हो जाए या किसी और मीन से, तो क्या नाम पे फर्क पड़ता है? अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, फिर दो केस बनते थे कि रिमूव होने के बाद भी क्या H+ बचे हैं यहाँ पे। अगर H+ बचेंगे तो नाम कुछ और होगा, अगर H+ नहीं बचेंगे तो नाम कुछ और होगा। जब यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो देखिए आप, 3 हाइड्रोजन थे, 2 रिमूव हो गए, बच कितना गया? 1। फॉस्फोरस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन 4 थे, 1 रिमूव हो गया, 3। तो मैंने बताया था अगर किसी भी एक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और वहां पे हाइड्रोजन बचता है तो उसमें सफिक्स के साथ साथ एक प्रीफिक्स भी ऐड हो जाता है, मेटा, और सफिक्स तो रहता ही है एक एसिड। अब इस नाम से लिंक कर सकते हैं, मेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि फास्फोरस का ये भी एक मेटा एक एसिड है। साइक्लो वर्ड नया है, तो साइक्लिक मैंने बताया था कि जनरली जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये साइक्लिक फॉर्म में ही बनाते हैं। और साइकिल बनने के लिए क्या है, कम से कम 3 लोग तो हो तभी तो एक साइकिल कहोगे। दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी, 3 से क्या है, एक कोई क्लोज फिगर बन सकती है। तो इसलिए ट्राई वर्ड यूज हुआ है। तो इस जनरल फॉर्मूले को मैं जनरल अपना मान लेता हूं। और साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक का फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे मिल गया कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला मिल गया मुझे। क्या है? HPO3। ट्राई है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो HPO3 क्या था? जनरल फॉर्मूला मिल गया था। ट्राइफॉस्फोरिक एसिड है तो 3 लगा दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल फॉर्मूला? 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एक था, फॉस्फोरस भी 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 3 9। तो ये हो गया। तो ये आ गया हमारे पास किसका? साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें बॉन्ड किस तरीके से होंगे, लिंकेज किस तरीके की होगी। तो पहले लेक्चर से तो हमने नाम निकाला, दूसरे लेक्चर से हम क्या है लिंकेज भी बता सकते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ लिंकेज, ऑक्सो लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज, नॉर्मल लिंकेज। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा कि लिंकेज किस तरीके की होगी। निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो +1 होता है एक का, 3 से मल्टीप्लाई। फॉस्फोरस की x मान ले रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 3x, और 9 ऑक्सीजन लगे हैं, -2 का चार्ज है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +5, यानी कि फॉस्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कोई सेंट्रल एटम होता है तो उसकी उसमें लिंकेज किस तरीके की होती है, उसमें लिंकेज होती है आपकी ऑक्सी लिंकेज, यानी कि 2 एटम वाया ऑक्सीजन अटैच होंगे। और कौन सी आई मैक्सिमम, जो हमने एक्स मान के निकाली थी। ठीक, तो ये दो चीजें हमें पता लग गई स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नाम में से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और लिंकेज। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर पे जंप करते हैं। स्ट्रक्चर पे आने के लिए देखिए फॉर्मूला आ गया और नाम में दिख रहा है साइक्लो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्या है, मैंने बताया कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए तभी एक कोई क्लोज फिगर बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस को एक ट्राइंगल्स की कॉर्नर्स पे अरेंज कर देंगे ताकि एक हमें फिगर मिल जाए। ठीक है, इसे रब करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, तो अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या है, मैंने बताया कि 3 फॉस्फोरस को आप ट्राइंगल के कॉर्नर्स की तरह अरेंज कर दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऑक्सी लिंकेज बतानी है। तो ऑक्सी लिंकेज के लिए क्या है, वाया 2 फॉस्फोरस एटम ऑक्सीजन के अटैच होंगे। तो इस तरीके से देखिए कुछ हो जाएंगे, ये एक ऑक्सी लिंकेज ये आ जाएगी, एक ऑक्सी लिंकेज ये आ जाएगी, और एक ऑक्सी लिंकेज ये आ जाएगी। तो हमारी ऑक्सी लिंकेज तो पूरी हो गई। अब फॉस्फोरस का बेसिक स्केलेटन ध्यान करो, कुछ इस तरीके का दिखता था। ऐसा होता था ना, 5 बॉन्ड बनाता था, पूरा 15 का एलिमेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 5 बॉन्ड पूरे करेंगे। इस फॉस्फोरस के 2 बॉन्ड तो बन गए। अब क्या है, अब जब देखोगे तो 3 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सो एसिड की पहली कंडीशन क्या होती है कि जब हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो वाया ऑक्सीजन हो सेंट्रल एटम से। तो वाया ऑक्सीजन क्या करेंगे हम लोग, अटैच कर देंगे हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से। 3 हाइड्रोजन है तो एक एक फॉस्फोरस को सिमेट्रिकली अरेंज करवा देंगे। अब बचता क्या है, 3 हाइड्रोजन यूज हो गए और 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 3 ऑक्सी लिंकेज में, यानी कि 6 ऑक्सीजन यूज हो गए। तो बच कितने रहे, 3। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। तो फिर इसका स्केलेटन पूरा करने के लिए हम फॉस्फोरस से इसे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन में अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये जो आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। देख लीजिए सारी चीजें सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं, 3 हाइड्रोजन है, 3 फॉस्फोरस है, 9 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हमें मिला साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब हमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन से थोड़ी भटकना है। क्वेश्चन था कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, बेसिसिटी कितनी है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, यूजुअली सिंगल बॉन्ड्स को जो सबसे पहला बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला, सिग्मा सिग्मा। और साथ ही साथ क्या है, जब डबल बॉन्ड बनता है तो पहले सिग्मा फिर पाई। तो एक सिग्मा ये बन रहा है, एक सिग्मा ये बन रहा है, और एक सिग्मा ये बन रहा है। अब सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और कोई रह तो नहीं गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, और कहीं आप पे सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है क्या, देख लीजिए कहीं पे बच रहा हो। एक चीज हम भूल रहे हैं, वो क्या है कि यहाँ पे भी तो बॉन्ड है, ये OH क्या हवा में थोड़ी है, ऑक्सीजन के साथ ही तो अटैच्ड होगा, ये ऑक्सीजन के साथ, और ये भी तो ये भी एक तरीके का क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही है। तो इन सबको जब काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। एक हमने ये बॉन्ड काउंट नहीं किया था, ये भी हमें सिग्मा में काउंट करना है।
तो ये सारे बॉन्ड्स क्या हैं, ये एज अ सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो बच रहे हैं एक एक छोड़े थे ये पाई बॉन्ड्स हैं। इन्हें काउंट करेंगे हम तो हमें सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स मिल जाएंगे। और बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, कितने एच वाया ऑक्सीजन अटैच्ड है, यानी कि कितने एच ऐसे हैं जो बेस आने पे रिमूव हो जाएंगे। तो 3 एच ऐसे हैं तो बेसिसिटी हमें पता लग जाएगी 3। तो हमारे तीनों क्वेश्चन कवर हो गए, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई कितने हैं, बेसिसिटी कितनी है स्ट्रक्चर से। तो ये क्या था, ये हमारा सारा एक समरी था जो हमने सारे पिछले क्लासेस में पढ़ा था। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स की, ठीक, कवर करते हुए चलेंगे आगे। देख लीजिए एक बार, जो मेन है यार एसिड है तो पता तो लगे कौन सा एसिड तगड़ा है कौन सा कमजोर है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ। और ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ कुछ हाइड्रा एसिड से अलग होती है। हाइड्रा एसिड में तो क्या है, हम बता देते हैं कि भाई हाइड्रोजन कितने आराम से वहां से निकल रहा है, लेकिन यहाँ जब देखोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मतलब हाइड्रोजन की जो बॉन्ड बन रहा है वो हमेशा ऑक्सीजन से ही है। तो OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कंपेरेबल रहेगी, लेकिन चेंज कब होगी, चेंज तब होगी जब उसके सराउंडिंग एटम्स यानी कि उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। तो हमें देखना है कि सराउंडिंग एटम्स का क्या फर्क पड़ रहा है स्ट्रेंथ पे, ठीक। तो हम कंपेयर क्या करना चाह रहे हैं, हम कंपेयर करना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ काय की, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स या कह लो एसिडिटी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए किस तरीके से डिपेंड करेगा। देखो अब किसी भी चीज की एसिडिटी बतानी है तो दो वे हैं उसको बताने के। पहला तरीका है कि आप बता दो कितनी आसानी से वहां से H+ निकल रहा है, और दूसरा तरीका ये है कि H+ निकलने के बाद जो चीज बनेगी वो कितना स्टेबल होगी, यानी कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे भी हम किसी एसिड की एसिडिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लेते हुए चलूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर पे किस तरीके से डिपेंड करती है वो देख लीजिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो सेम ही है हर जगह। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, सेंट्रल एटम की। जैसे कि फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की, इस तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं सेंट्रल एटम को Ca से डिनोट करूं इस तरीके से, जनरल रिप्रेजेंटेशन, और ये है कोई एक ऑक्सो एसिड, पता नहीं कौन सा है लेकिन ऑक्सो एसिड है क्योंकि हाइड्रोजन वाया ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से अटैच्ड है। अब जब आप देखोगे, वैसे तो अगर कोई नॉर्मल एसिड होता तो हम देख लेते कितनी आसानी से H+ निकल जाएगा, यहाँ भी वही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इस बॉन्ड पे फोकस ना करते हुए पहले इस बॉन्ड पे भी ध्यान दिया जाएगा। ये जो सेंट्रल एटम है अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल ये होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन वाले पे, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब ऑक्सीजन भी कोई बेकार आदमी तो है नहीं, इसकी भी अपनी पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव्स में आता है। तो ये क्या कहेगा, कहेगा भाई तुमने ले लिए मेरे इलेक्ट्रॉन्स, कोई बात नहीं, मेरे पास भी है, क्या है, OH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ही अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहता है। अब हाइड्रोजन को तो हम सब जानते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब उस बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओगे तो वो वहां क्या करेगा बैठ के, वो कहेगा मैं भी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहेगा। तो भाई कोई चीज अगर, किसी चीज से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो उसको अच्छा एसिड बोलोगे, नहीं बोलोगे। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की उतनी ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ होगा ऑक्सो एसिड का। तो हम क्या कह सकते हैं कि एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट बात जो आ जाती है वो बात आ जाती है हमारी किसकी, देखो एक, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक चीज और जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने लगे हैं वहां पे, ठीक। ऑक्सीजन एटम पे भी डिपेंड करेगा, और जो फैक्टर्स होते हैं हम लोग पढ़ते हैं, साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सब इन्हीं से लिंक्ड है, बेस है उनका वो यही है, ठीक। ऑक्सीजन एटम पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन एटम पे देखो, ऑक्सीजन एटम क्या है तो वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मैं इसको समझाऊं तो इसको मैं समझाता हूँ हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड से, ठीक है। हेलोजन के पढ़ाए भी नहीं थे, यही कवर हो जाएंगे।
हेलोजेंस की ऑक्सो एसिड्स को जब देखोगे आप, सबसे पहला क्या लिख देते हैं, HClO4। क्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है +7 की, जिसमें कि इसका नाम हो जाएगा क्या, परक्लोरिक एसिड। नाम उन सब बता रखा है। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है HClO3, HClO2, HClO भी हो सकता है, हाइपोक्लोरस एसिड। इन तीन को ही कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो क्लोरीन सेंट्रल एटम, बेसिक स्केलेटन कुछ इस तरीके से दिखेगा। 7 बॉन्ड बनाने हैं इसे, ठीक है, तो 7 बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोरीन सेंट्रल एटम रहेगा। अब क्या है, बॉन्ड कितने बना सकता है, देखो HClO4 था तो 7 के 7 बॉन्ड बन गए। लेकिन अब क्या है, HClO3 है, तो पहला काम क्या करोगे, पहला काम तो करोगे कि एक OH बॉन्ड बनाओ ही बनाओ, क्योंकि एसिड दिखाना है। अब 3 ऑक्सीजन भी यूज हो गए, तो बच कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो एज अ लोन पेयर रहते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमारे पास एक OH ग्रुप तो आ ही जाएगा और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी। बाकी क्या बचेंगे, बाकी 2 लोन पेयर। ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, लेकिन हमें एसिडिटी पे फोकस करना है। तो एसिडिटी के लिए क्या है, देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर नहीं कर सकते, सेंट्रल एटम एक जैसा है। तो ऑक्सीजन एटम से क्या फर्क पड़ेगा, ऑक्सीजन एटम से ये फर्क पड़ेगा कि जब आप H+ यहाँ से निकाल दोगे, मान लो कि ये एसिड है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और अब इस कॉन्जुगेट बेस में हम क्या चेक करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी। कोई चीज यहाँ से यहाँ गई तो उसे कितना फायदा हुआ, तो इसका डीलोकलाइजेशन देखेंगे। ये इस तरीके से, ये डीलोकलाइजेशन एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है, और एक यहाँ पे भी हो सकता है। तो 3 लोग डीलोकलाइजेशन हो गया। और यहाँ पे देखोगे H+ निकालने के बाद, तो यहाँ पे ऐसा डीलोकलाइजेशन आपको कितनी जगह मिलेगा, यहाँ पे ऐसा डीलोकलाइजेशन बस 2 जगह मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे केवल एक ही डीलोकलाइजेशन मिलेगा। तो डीलोकलाइजेशन क्या है, डीलोकलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज को कितना हम लोग फैला सकते हैं। कोई भी नेगेटिव चीज है वो फैलना चाहेगी, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा अपने आप को यहाँ फैला पा रहा है, मतलब अपने आप को सबसे ज्यादा यहाँ स्टेबल कर रहा है। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, उसके करस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर मुझे एसिडिटी के ऑर्डर में लगाना है, तो ये आ जाएगा एसिडिटी का ऑर्डर। मतलब कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से क्या फर्क पड़ा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ी। यानी कि जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम उतनी ज्यादा एसिडिटी। मतलब क्या था, मतलब था डीलोकलाइजेशन से, लेकिन एसिडिटी तो बढ़ गई। एक एग्जांपल आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम का भी देख लो। ठीक, HClO4, H2SO4, H3PO4, ये क्या है, ये जब सेंट्रल एटम पे गौर करोगे तो ये क्या है, ग्रुप 17 का है। इसे गौर करोगे ग्रुप 16 का है, और यहाँ देखोगे ग्रुप 15 का है। तो हमें पता है कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हेलोजेंस बहुत अच्छे ऑक्सो एसिड्स में देखा गया होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर इस ग्रुप वालों की, सल्फर की, और फिर क्या है, फास्फोरस की। तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पे जो ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी HClO4, H2SO4 और H3PO4। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या था। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे।